हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल के लिए कंप्यूटर का 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो सेशन होगा आप सबके लिए रिवीजन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें आप सब देख रहे हैं टोटल 60 क्वेश्चन ऐड है और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 180 क्वेश्चन इसमें आप सबका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रिवीजन के दृष्टि से आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप सब जूनियर असिस्टेंट के लिए हो या स्टेनो के लिए हो। अगर आप सब लेखपाल के लिए ये सेशन देख रहे हैं तो आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सबके लिए भी होगा, ठीक है। तो आप सब सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मैराथन है कम से कम आप सब 1000 स्टूडेंट तक ये सब वीडियो आप सब पहुंचा दीजिए, ठीक है। और ऐसे मैराथन, इससे भी हार्ड मैराथन आप सबके लिए लाते रहेंगे। अब चलते हैं सेशन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा कि एफटीपी का प्रयोग फाइल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है, क्या बात सही है। दोस्तों आप सबको पीछे क्लास में बताए थे एफटीपी का प्रयोग फाइल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। एफटीपी का मतलब ही होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक प्रकार का फाइल ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से हम फाइल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और एफटीपी का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 21 होता है। दोस्तों आप सबको टेलीग्राम पर भी बहुत सारा पोर्ट नंबर का लिस्ट भेजे थे और पोर्ट नंबर का सेशन में भी करवाए थे, टेस्ट में भी करवाए थे, ठीक है। तो आप सबको वहाँ पर बताए थे एफटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है, 21 होता है। एक आप सबको पोर्ट नंबर बताए थे एचटीटीपी का और एक बताए थे एचटीटीपीएस का। इसका बताए थे आप सबको पोर्ट नंबर 80 होता है और जो सिक्योर होता है 443 होता है, ठीक है। तो ये सब पोर्ट नंबर आप सब याद कर लीजिए, पोर्ट नंबर से क्वेश्चन बना है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि एफटीपी एक सिक्योर प्रोटोकॉल है और इनक्रिप्शन प्रदान करता है। देखिए जो एफटीपी होता है ना, ये डिफ़ॉल्ट रूप से सिक्योर नहीं होता है। सिक्योर के लिए होता है एफटीपी यस होता है, जब यस आगे लग जाता है या पहले ही यस लग जाता है एफटीपी सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफ़र पर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये वाला सिक्योर प्रदान करता है, ठीक है। और जो एफटीपी होता है ये सिक्योर नहीं होता है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट आप सबका रॉन्ग हो जाएगा और पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही। तो आप सबका आंसर कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो सिक्योर वाला याद कर लीजिए, ये वाला होता है। आगे क्या है देखिए, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है, 21। और एफटीपी सिक्योर नहीं होता बल्कि एफटीपीएस होता है, चाहे एस एफटीपी होता है, ये वाला सिक्योर होता है, ठीक है। आप सबको ऊपर बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 ईमेल से लिया गया है। देखिए कह रहा कि ईमेल अटैचमेंट के द्वारा फाइल भेजी जा सकती है, बिल्कुल बात सही। ईमेल के माध्यम से जब आप फाइल, जो ईमेल में एक पार्ट होता है, फंक्शन होता है अटैचमेंट, आप इसके द्वारा फाइल हो गया, ऑडियो वीडियो है ना, फोटो, ये सब अटैचमेंट करके आप सब भेज सकते हैं। तो पहले तो सही है। अटैचमेंट केवल इमेज फाइल तक ही सीमित होता है। देखिए केवल लग गया है, अभी आप सबको ऊपर ही बताया है ना, ऑडियो वीडियो फोटो पिक्चर जो भी है आप अटैचमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। जबकि दूसरे में कहा है कि अटैचमेंट केवल फाइल, इमेज फाइल, इमेज नहीं, वीडियो ऑडियो कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अटैचमेंट का साइज ईमेल सर्वर पर निर्भर करता है, बिल्कुल बात सही है ना। साइज जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा एमबी लगेगा, उतना ज़्यादा अच्छा नेटवर्क यूज होगा, ठीक है। तो तीसरा वाला भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। और दोस्तों आप सबको बता दें ईमेल के बारे में थोड़ा, एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसके माध्यम से अगर आप ईमेल किसी को भेजते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि ईमेल किसके किसके पास गया है। और इसका शॉर्टकट रूप क्या है, शॉर्टकट की क्या है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कार्बन कॉपी का कंट्रोल है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी।
BCC के माध्यम से अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो इसमें किसी को नहीं पता चलेगा। इसका मतलब है BCC इनक्रिप्शन प्रदान करता है, ठीक है, गोपनीय रखता है जानकारी। और इसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+B, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट रूप है BCC का। तो ये भी आप सब याद कर लीजिए। और इसका आंसर होगा पहला और तीसरा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन आप सब देख रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, कह रहा कि अटैचमेंट से डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, है ना, तो ये सब भेजा जा सकता है। और ये केवल इमेज तक ही सीमित नहीं होता, आप सबको ऊपर भी बता दिए। और अटैचमेंट साइज ईमेल प्रोवाइडर तय करता है, जीमेल में साइज लिमिट होती है, ठीक है। आप सब भी देखोगे आपका ईमेल कुछ ही सीमित रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर जनरेशन से लिया गया है। कह रहा कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल बात सही है। ट्रांजिस्टर जो आया था किस जनरेशन में आया था? सेकंड जनरेशन में। और पहले जनरेशन में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब आया था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब पहले जनरेशन में आया था। और तीसरी जनरेशन में क्या आया था? IC आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी जनरेशन में क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवी जनरेशन में क्या आया था? AI आया था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर अधिक हीट जनरेट करते थे। देखिए जो अधिक हीट वाला सिस्टम था ना, ये पहले वाले जनरेशन का था, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब भी यूज होता था। तो दूसरा स्टेटमेंट आप सबका क्या हो जाएगा? गलत। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। देखिए पहला वाला या तो सही होगा या तो तीसरा वाला। तो तीसरा वाला गलत है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब आप सबका किस पर आधारित था? पहले जनरेशन पर आधारित था, ना कि तीसरे। तीसरे में क्या था? अभी आप सबको बताए थे, IC आया था। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का साइज एकदम छोटा हो गया, ठीक है, और फास्ट भी हो गया था और हीट भी कम हो गया था। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल पहला सही होगा क्या? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, अधिक हीट करते थे। और ये भी बात गलत है, केवल पहला यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? पहला सही होगा, ठीक है, केवल ए सही है। आगे क्या है? तो देखिए इसमें केवल कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? केवल पहला सही होगा, ठीक है, और दूसरा और तीसरा तो ऐसे गलत। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे क्या है? आप सब एक्सप्लेन में भी देख सकते हैं, जो बताए हैं कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ और वैक्यूम ट्यूब की जनरेशन में आया था, पहले जनरेशन में आया था। और वैक्यूम ट्यूब के कारण एक क्या होता था? हीट भी होता था, ठीक है। और तीसरे जनरेशन में क्या आया था? IC आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवें जनरेशन किसका है? AI का, जो चल भी रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया गया है। कह रहा कि AI में डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है। बिल्कुल बात सही, आप सभी देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, ठीक है, AI कितना एडवांस होता जा रहा है। AI का प्रयोग मेडिकल डायग्नोसिस में किया जाता है। इसका एप्लीकेशन आप सभी देख रहे हैं कि AI का प्रयोग मेडिकल में हो रहा है, सेल्फ ड्राइव कार में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी। कह रहा कि AI केवल साइंस फिक्शन तक सीमित है। एक गलत है, केवल साइंस तक थोड़ी नहीं सीमित है। आजकल आप सब देख रहे हैं, आजकल का जो रोबोट है गेम में भी भाग ले रहे हैं, ठीक है, गेम। और साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, इसका फील्ड बहुत बड़ा है AI का, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और केवल कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा। तो आप सबका आंसर कौन सा बन जाएगा? C ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आप सबका करेक्ट ऑप्शन होगा C। देखिए आगे क्या है कि AI डिसीजन मेकिंग कर सकता है। बिल्कुल बात सही है। मेडिकल डायग्नोसिस में AI का प्रयोग होता है। और AI रियल लाइफ टेक्नोलॉजी है और यह साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं है, ठीक है। इसका जो दुनिया है आप सबको बता दी। आप सब भी इतना तो आप सबको ही पता होगा कि AI आजकल कितना एडवांस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5
कह रहा कि मशीन लर्निंग में सिस्टम अनुभव से सीखता, बिल्कुल बात सही है। आप सब देखते हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, आप सब जितना इसमें डेटा देते हैं, आप सबके डेटा के माध्यम से क्या करता है, सुधार करता रहता है, आप कह सकते हैं सीखता रहता है, ठीक है। दूसरा है कि मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग डेटा आवश्यक है, बिल्कुल बात सही। ट्रेनिंग डेटा का वह डेटा होता है जिसके माध्यम से मशीन क्या करता है, सीखता है। तो बिना ट्रेनिंग डेटा का थोड़ी नहीं सीखेगा। तो दूसरा भी सही है। मशीन लर्निंग मैनुअल प्रोग्रामिंग पर आधारित होता है, ये बात गलत है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं होता जो मशीन लर्निंग मैनुअल प्रोग्रामिंग पर आधारित है, ये बात क्या हो गया, गलत है, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा सही होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा, पहला और दूसरा सही है। देखिए, मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस यानी डेटा से सीखती है। ट्रेनिंग डेटा मशीन लर्निंग का आधार होता है। मशीन लर्निंग पूरी तरह मैनुअल प्रोग्रामिंग पर डिपेंड नहीं रहता है और लर्निंग ऑटोमेटिक होती है। जैसे आप सब चैट जीपीटी में ना कमांड देते हैं तो बहुत सटीक तरीके से वो क्या करता है, सुधार करता है, ठीक है। और चलाते होंगे, आप सबको पता होगा कितने अच्छे तरीके से वो सोच सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 डीप लर्निंग से है। कह रहा कि डीप लर्निंग मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करती है। दोस्तों, अगर आप सब पिछला सेशन देखे होंगे तो जो भी टेस्ट करवाते थे डीप लर्निंग के बारे में आप सबको कई बार बताए हैं। और डीप लर्निंग में किसका प्रयोग होता, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का, जिसके माध्यम से वॉइस रिकग्नाइजेशन, फेस रिकग्नाइजेशन, इन सब में यूज होता है डीप लर्निंग, ठीक है। और डीप लर्निंग स्पीच रिकग्नाइजेशन में प्रयोग, अच्छा देखिए दूसरा स्टेटमेंट भी वही है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, स्पीच रिकग्नाइजेशन में। जैसे आप सब कोई गूगल पे है, कोई बोल कर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर बोल कर सर्च करते हैं, और या कह सकते हैं टेक्स्ट जो मैसेज होता है बोल कर सर्च करते हैं, ये सब कहाँ होता है, इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और फेस लॉक हो गया, ये सब फेस लॉक जो आप सबका फेस को पहचानता है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। डीप लर्निंग बिना डेटा के काम करती, ऐसा नहीं है, बिना डेटा का तो कुछ नहीं काम करेगा, तो डीप लर्निंग है तो है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला और दूसरा सही होगा, जो कि किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है देखिए, डीप लर्निंग मल्टी लेयर्स वाले न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होते हैं। जो स्पीच रिकग्नाइजेशन में डीप लर्निंग प्रयोग होती है। डीप लर्निंग को लार्ज मतलब बड़े डेटा की जरूरत पड़ती है, बिना डेटा के डीप लर्निंग संभव नहीं होता। आप सब जानते हैं जितने भी मशीन लर्निंग होता है सबको सीखने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग डेटा की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्टकट की से लिया गया है। कह रहा कि Ctrl+U टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है, बिल्कुल बात सही है। अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करता है, Ctrl+U। और Ctrl+I से इटैलिक करता है, बिल्कुल बात सही है। और Ctrl+P से डॉक्यूमेंट सेव करता है, नहीं, Ctrl+P से क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, पहला और दूसरा सही। अच्छा, Ctrl+U से अंडरलाइन होता, मान लेते हैं हम लिख दे ए, ऐसे अंडरलाइन हो गया। तो अंडरलाइन को हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, Ctrl+1, ठीक है। इटैलिक को Ctrl+2, ऐसे हटेगा। आगे देखिए क्या है, यही सब लिखा है। Ctrl+U से अंडरलाइन, Ctrl+E से इटैलिक। इटैलिक मतलब ऐसे जैसे सीधा ए लिखा, ऐसे तिरछा ए लिखा, जैसे आई ऐसे सीधा, ऐसे तिरछा हो जाए आई, ठीक है, इटैलिक। और Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट होता है। Ctrl+S से सेव होता है। Ctrl+V से पेस्ट होता है, ठीक है। ये सब जो नॉर्मल शॉर्टकट की है आप सबको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट MS एक्सेल से लिया गया है। कह रहा कि एक्सेल में फार्मूला इक्वल से शुरू होता है, बिल्कुल बात से। जैसे सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे सम, है ना। तो सबसे पहले किस सिंबल का यूज होता है, इक्वल का यूज होता है। एक्सेल का प्रयोग अकाउंटिंग में होता है, बिल्कुल बात है। एक्सेल गणना करने के लिए यूज होता है। एक्सेल केवल टेक्स्ट एडिटिंग के लिए होता है, नहीं, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए नहीं होता है केवल, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो
तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है। वैसे अगर आप सबसे कहें कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, तो आप बताएंगे एमएस वर्ड है। ठीक है, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी मतलब स्पेशल काम करने के लिए बनाए जाते ही हैं। और एक्सेल फार्मूला इक्वल से शुरू होता है और अकाउंटिंग और कैलकुलेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सेल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। साटा और पाटा से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो साटा सीरियल डेटा ट्रांसफर आधारित है। बात सही है। पाटा क्या है, पैरेलल डेटा पर आधारित है, ये भी बात सही है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि साटा की स्पीड पाटा से कम होती है। क्या बात ऐसा है? नहीं, जो साटा की जो स्पीड होता है ना, पाटा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सी आपका ऑप्शन होगा। देखिए, साटा सीरियल कम्युनिकेशन पर आधारित होता है और पाटा पी फॉर एस फॉर यहाँ देखिए सीरियल ही होता है। ठीक है, और पी फॉर क्या होता है, पैरेलल होता है, कम्युनिकेशन पर आधारित होता है। इसमें जो साटा की स्पीड होता है ना, ये पाटा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, साटा की स्पीड पाटा से ज़्यादा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साटा पाटा से। अगला क्वेश्चन टीडीएमए और सीडीएमए से लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कह रहा कि टीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल और एक्सेस इसका पूरा नाम है। ठीक है, टाइम स्लॉट का प्रयोग करता है। टीडीएम में टाइम स्लॉट बिल्कुल बात सही, टी फॉर टाइम ही होता है। सीडीएम में कोड का प्रयोग करता है। कोड का प्रयोग करता है क्या, बिल्कुल बात सही, कोड का प्रयोग करता है। टीडीएमए और सीडीएमए वायर्ड नेटवर्क में प्रयोग होता है। क्या बात सही है? नहीं। ठीक है, तो केवल यहाँ पर कौन सा सही होगा, बी आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखिए टीडीएमए टाइम डिवीजन पर आधारित होता है, सब लोग याद कर लीजिए। सीडीएमए कोड डिवीजन पर आधारित होता है। ठीक है, और दोनों वायरलेस कम्युनिकेशन में प्रयोग होता है, वायर्ड नेटवर्क में प्रयोग नहीं होता। मतलब जो टीडीएमए है और सीडीएमए दोनों का प्रयोग किस में किया जाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि www इंटरनेट का हिस्सा है। क्या बात सही है? और कह रहा है कि www और इंटरनेट एक ही शब्द है, अलग अलग है। ठीक है, देखिए www अलग है और इंटरनेट अलग है। और www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज एक्सेस किया जाता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक है, देखिए www इंटरनेट का एक सर्विस होता है। ठीक है, इंटरनेट और www अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। वेब पेज www के माध्यम से एक्सेस होते हैं, इंटरनेट ब्रॉडर नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट क्या है, एक ब्रॉडर नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक और ऊपर वाले का, एक होता www, एक होता www 4 बार w, एक होता wwwc, है ना। इनके बारे में आप सबको इन सब के बारे में आप सबसे पूछा जा सकता है। इसका तो पूरा नाम सबको पता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ जो w है यहाँ वार्म हो जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। ठीक है, और wwwc फॉर कंसोर्टियम हो जाता है। ठीक है, बाकी सब वही रहता है, तीनों वही रहता है, यहाँ वार्म या कंसोर्टियम। क्वेश्चन नंबर 12 आईओटी से लिया गया है। देखिए कह रहा है कि आईओटी में फिजिकल डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं। क्या बात सही है? कह रहा है कि आईओटी में डेटा एक्सचेंज होता है, आईओटी केवल कंप्यूटर नेटवर्क तक सीमित रहता है। क्या बात सही है? देखिए जहाँ केवल होता है ना, वह गलत होता है। आईओटी डिवाइस फिजिकल डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं, बिल्कुल बात सही है।
और IoT में डेटा एक्सचेंज होता रहता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए IoT फिजिकल डिवाइस को जोड़ता है, ठीक है, और डिवाइस से डेटा एक्सचेंज करते हैं। IoT केवल कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, जैसे स्मार्ट हाउस हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, IoT है। ठीक है, IoT के माध्यम से जैसे आप सबका जो घर है, घर में सेल्फ है, जो ऑटोमेटिक जो बल्ब जलते हैं, फैन चलते हैं, दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुलते हैं ना, सब ब्लूटूथ के माध्यम से इंटरनेट से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 सिक्योरिटी से लिया गया, ब्लॉकचेन से। कह रहा है कि ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, बिल्कुल बात सही है। और ब्लॉकचेन में डेटा ब्लॉक के रूप में स्टोर होता है, ये भी बात सही है। और ब्लॉकचेन डेटा टेम्परेरिंग को कठिन बनाता है, टेम्परेरिंग को कठिन बनाता है, क्या बात सही है? तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए पहला जो कथन है ना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, सेंट्रल ने डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो केवल दूसरा और तीसरा सही है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा, पहला गलत था। ठीक है, आगे क्या है देखिए, ब्लॉकचेन क्या होता है ना, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। ठीक है, और डेटा ब्लॉक्स में स्टोर होता है। ये सब जो प्रॉपर्टी है ब्लॉकचेन की आप सबको याद होनी चाहिए। और वंस स्टोर डेटा चेंज करना मुश्किल होता है, सिक्योरिटी इसमें हाई होती है। ठीक है, ब्लॉकचेन है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 साइबर सिक्योरिटी से कह रहा कि फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है, बिल्कुल बात सही है। फायरवॉल के माध्यम से क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, एंटीवायरस मालवेयर से सुरक्षा करता या देता है, ये भी बात सही है। स्ट्रांग पासवर्ड साइबर सिक्योरिटी बढ़ाता है, ये बात गलत। देखिए जब आप सबका पासवर्ड स्ट्रांग होगा तो साइबर सिक्योरिटी अटैक बढ़ाता नहीं बल्कि घटता है। ठीक है, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। इसीलिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज होता है ना। देखिए फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, एंटीवायरस मालवेयर से सुरक्षा करता है, स्ट्रांग पासवर्ड साइबर अटैक को कम करता है, और वीक पासवर्ड क्या करता है? साइबर अटैक को बढ़ाता है। इसीलिए कहा जाता है आप सब जब पासवर्ड बनाइए तो कुछ अल्फ़ाबेट यूज कीजिए और कुछ उसमें नंबर यूज कीजिए, और हो सके सिंबल भी यूज कर लीजिए, जिसके माध्यम से सिक्योर जो पासवर्ड हो जाता है ना और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पेमेंट टूल से लिया गया है। कह रहा कि UPI रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, बिल्कुल बात सही, आपसे यूज भी करते हैं। ठीक है, UPI बैंक अकाउंट में डायरेक्ट से जुड़ा रहता है, ये भी बात सही है। UPI का संबंध किससे होता है? बैंक से होता है। UPI केवल ATM में प्रयोग होता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा सही बन जाएगा। देखिए UPI इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम होता है, यह बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है, UPI मोबाइल ऐप के माध्यम से चलता है। हाँ, आप सब भी चलाते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 मेमोरी से लिया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है। देखिए रैम के बारे में आप सबको बताए थे, एक होता वोलेटाइल, एक होता नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब भी होता है जैसे जब आप सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं विद्युत कट गया, अब जब विद्युत इसमें से कट जाएगा तो इसमें डेटा मिट जाता है, इसे बोलते वोलेटाइल, या कह सकते टेम्परेरी मेमोरी रैम होता है। ठीक है, और रोम, मान लेते हैं रोम में जो अगर विद्युत कट गया फिर आप उसके मतलब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपका डेटा बना रहता है, इसके लिए उसके अस्थाई मेमोरी कहते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं, ये भी बात सही है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रोम का। कैसे मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज, देखिए कैसे मेमोरी होगा, रजिस्टर मेमोरी होगा, रैम रोम होगा, ये सब प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं, तो तीसरा गलत है। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत है जैसे SD कार्ड हो गया
और पेन ड्राइव हो गया, ठीक है। ये सब कौन सी मेमोरी हैं? सेकेंडरी मेमोरी हैं। तो यहाँ पर केवल पहला और दूसरा सही था, जो कि ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा सही। देखिए रैम पावर ऑफ होने पर डेटा खो देता है, इसीलिए इसको वोलेटाइल या टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। रोम क्या कहता है? डेटा इसमें परमानेंट बना रहता है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। कैसे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का भाग है, सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, है ना, ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 प्रिंटर से लिया गया है। कह रहा है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, और कह रहा है कि लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए आप सबको बताए थे प्रिंटर के पार्ट डिटेल में बताए हैं, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, बिल्कुल बात सही है। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर हीट का प्रयोग करता है, क्या बात सही है? देखिए तो पहला तो सही था, डॉट मैट्रिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, और लेजर प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं ना, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये हीट का प्रयोग करता है, यही बात गलत है, ठीक है। ये हीट का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, तो पहला और केवल कौन सा होगा? दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। तो देखिए डॉट मैट्रिक प्रिंटर स्ट्राइक करके प्रिंट करता है, लेजर प्रिंटर बिना स्ट्राइक करके प्रिंट करता है, इंकजेट लिक्विड इंक का प्रयोग करता है, और हीट थर्मल प्रिंटर में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए थोड़ा क्वेश्चन अरेंज करने में दिक्कत हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है। कह रहा कि थर्मल प्रिंटर एक क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ कर देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको छोड़िए। कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि थर्मल प्रिंटर रेसिप्ट प्रिंटिंग में प्रयोग होता है, बिल्कुल बात सही है। रेसिप्ट प्रिंटर का मतलब जैसे जब आप सब पेट्रोल पंप पे जो जब तेल डलाते हैं तो जो पर्ची देता है ना, वो थर्मल प्रिंटर है। जैसे बस कंडक्टर जो आप सबको टिकट देता है तो वो भी थर्मल प्रिंटर ही होता है, जो छोटा सा रहता है, ठीक है। तो पहला तो सही है। और थर्मल प्रिंटर इंक कार्टिरेज का प्रयोग करता है, और थर्मल प्रिंटर हीट सेंसिटिव पेपर का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? केवल पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी सही होगा, ठीक है। इसमें कार्टिलेज का प्रयोग नहीं होता है, थर्मल प्रिंटर में उससे होता है, ठीक है। देखिए आगे क्या है कि थर्मल प्रिंटर बिलिंग में प्रयोग होता है। बिलिंग का मतलब आप सब जान गए, ठीक है, आपको बताएं। यह इंक का प्रयोग नहीं करता है, हीट सेंसिटिव पेपर का प्रयोग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 मैलवेयर से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए वायरस सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर होता है, क्या बात सही है? तो बात सही है। और ट्रोजन और लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। आप सबको बताए थे ट्रोजन कैसा आपको दिखेगा? एक अच्छा मतलब प्रोग्राम की तरह दिखेगा, कि मतलब अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन ये हानिकारक होता है। और मालवेयर सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाता है। देखिए मालवेयर सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाता नहीं बल्कि कम कर देता है, फाइल वाइल खराब भी कर सकता है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही। जैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग में होता है वार्म, WORM, ठीक है। आगे क्या है? देखिए वायरस खुद को रेप्लिकेट करता है, ट्रोजन धोखा देकर सिस्टम में घुस जाता है। कैसे धोखा देता है? आप सबको लगेगा ये एकदम सही फाइल है, लेकिन ये क्या रहता है? एकदम खराब रहता है, वायरस रहता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कर कंप्यूटर सिक्योरिटी से लिया गया है। देखिए कह रहा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी बढ़ाता है, बिल्कुल बात सही है, आप सब जान भी रहे हैं। और OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड,
क्या लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड रहता है? बिल्कुल बात सही है। आप सभी देखते हैं ओटीपी आता है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, है ना? जैसा-जैसा कंपनी जैसा-जैसा आप जगह यूज़ करते हो वैसा रहता है, बट सब में लिमिट रहता है। और सेम पासवर्ड हर जगह यूज़ करना सुरक्षित होता है, ये बात गलत है। आपको अलग-अलग जगह अलग-अलग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए, ठीक है? एक ही पासवर्ड सब जगह यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, ठीक है? तो केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। आगे क्या है देखिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है, ओटीपी की समय सीमित होता है, सेम पासवर्ड रीयूज करना अनसेफ होता है, ये साइबर अटैक का खतरा इसके माध्यम से और बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, ईमेल संचार प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि एसएमटीपी का उपयोग एक ईमेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। इसका पूरा नाम अगर आप सब जाने तो क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो ईमेल को भेजता है। कह रहा है कि एसएमटीपी के लिए सामान्य पोर्ट नंबर 25 प्रयोग होता है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है? 25 होता है। आप सबको टेलीग्राम पर लिस्ट भी भेजे थे, आप सब लिस्ट में पढ़ लीजिएगा और आप सबको ऐसे भी पढ़ाए हैं। कह रहा कि POP3 का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया था। नहीं, POP3 का प्रयोग, इसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 के वर्जन 3, इसका प्रयोग ईमेल रिसीव करने के लिए होता है। ये सर्वर से क्या कहता है? लोड कर लेता है और फिर सर्वर से डेटा को डिलीट कर देता है। इसको कहीं से भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। IMAP का प्रयोग भी ईमेल को रिसीव करने के लिए होता है, बट उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसका डेटा सर्वर पर ही बना रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है गलत है और केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा, ठीक है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब इसको याद कर लीजिए, पूछा जाता है। आगे क्या देखिए, इसका पूरा नाम भी लिखा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए यूज होता है। यह मेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक ट्रांसफ़र करता है। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 25 होता है। POP3 का प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने में किया जाता है और POP3 का कार्य ईमेल भेजना नहीं होता बल्कि ईमेल को रिसीव करना होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप सबको पहले बताए हैं, ये जो क्लास है आप सबका रिवीजन क्लास होगा, ठीक है? तो ऐसे मैराथन आप सबको लाएंगे जिसके माध्यम से आप सबका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन भी ईमेल से लिया गया है। कह रहा कि POP3 ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करता है। अगर आप ध्यान से हमारी बात को सुने होंगे तो ऊपर ही बताए थे, POP3 रिसीव करने का प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये सर्वर से डाउनलोड कर लेता है और डिलीट कर देता है सर्वर से। बिल्कुल बात सही है। IMAP के बारे में अभी ऊपर जस्ट ही बताए थे, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ईमेल को सर्वर पर सुरक्षित रखता है। बिल्कुल बात सही है और इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल को डाउनलोड करने का कार्य करता है, बात गलत है, ये भेजने का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? तो यहाँ पर बी आपका आंसर सही होगा, केवल पहला और दूसरा। तो देखिए यहाँ पर POP3 का मुख्य कार्य ईमेल रिसीव करना होता है। IMAP ईमेल को सर्वर पर स्टोर करता है, ठीक है? और इसको कहीं से भी आप जैसे बात है, अगर डेटा आपका सर्वर से रहेगा आप चाहे जहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। SMTP केवल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है? और SMTP डाउनलोड का काम नहीं करता है। दोस्तों इसके PDF के लिए आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है? तो वहाँ से आप सबको दे दिया जाता है PDF। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी जनरेशन से लिया गया है। अभी आप सबको ऊपर भी जनरेशन से क्वेश्चन बताए थे, ठीक है? देखिए तो ये क्वेश्चन आप सबका सही होना चाहिए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। बिल्कुल बात सही है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था और ज़्यादा हीट का भी प्रयोग करता था। तो ये बात एकदम सही है।
और कह रहा है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, ये भी बात सही है। और जिसके माध्यम से कंप्यूटर का आकार जो आकार था थोड़ा कम हो गया था। ठीक है। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर एआई पर आधारित थे। एआई नहीं, तीसरी पीढ़ी में क्या आया था, आईसी आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था। और पांचवी जनरेशन में क्या आया था, एआई आया था। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा कहाँ पर, पहला और दूसरा देखिए ऑप्शन में नहीं है पहला और दूसरा, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ई आपका ऑप्शन सही होगा, पांचवा ऑप्शन ई है। ठीक है। तो इस टाइप का ऑप्शन इसमें मैच नहीं करा, इसलिए आप ई ऑप्शन लगाएंगे। देखिए पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, जिसके माध्यम से आकार कंप्यूटर का बहुत बड़ा था। ठीक है। और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया था, तीसरी जनरेशन में आईसी आया था, चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था, पांचवी जनरेशन में एआई आया था। ठीक है, जो चल भी रहा है पांचवी जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे कि एआई मशीनों में मानव जैसी बुद्धिमत्ता विकसित करता है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि मशीन लर्निंग एआई का एक उपभाग है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, लाइन आप सबको याद होनी चाहिए। मशीन लर्निंग एआई का सब फील्ड है, तो सही है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से सरल तकनीकी है। देखिए डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से सरल तकनीकी, सरल नहीं हो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और हो ही जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। आप जानते हैं जो डीप लर्निंग होता है ना, न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। एआई का उद्देश्य मशीन को इंटेलिजेंस बनाना है। मशीन लर्निंग एआई के अंतर्गत आता है या अंदर आता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस रूप है। ठीक है। और डीप लर्निंग अधिक कॉम्प्लेक्स होती है, सरल नहीं होती है। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। और डीप लर्निंग जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, इन सब जगहों पर यूज होता है कॉम्प्लेक्स में। आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए एआई असिस्टेंट के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि कौन सा एआई असिस्टेंट है। ठीक है। आप जानते हैं सिरी किसका एआई असिस्टेंट है, होता है एप्पल का है। ठीक है, एप्पल कंपनी का है। गूगल असिस्टेंट ये भी एआई असिस्टेंट है, जो कि गूगल का है। तो एमएस एक्सेल किसी भी प्रकार का एआई असिस्टेंट नहीं है। और बिक्सबी किसका एआई असिस्टेंट होता है, आप कह सकते हैं सैमसंग का होता है। ठीक है। तो कुछ और कोर्टाना किसका एआई असिस्टेंट होता है, एमएस का है कोर्टाना। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा कि सही उत्तर है, तो पहला और दूसरा केवल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। देखिए सिरी एक वॉइस बेस एआई असिस्टेंट है, किसका है, एप्पल का। गूगल असिस्टेंट भी एआई आधारित असिस्टेंट है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एआई असिस्टेंट यूजर की वॉइस को समझता है। अच्छा, एमएस ऑफिस का क्या बताते, कोर्टाना बताते। ठीक है। और बिक्सबी किसका, सैमसंग का एआई असिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 एमएस वर्ड से लिया गया है। कह रहा कि शिफ्ट प्लस एंड लाइन के अंत तक टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है, बिल्कुल बात सही है। अगर आप सब मान लेते हैं लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, तो लाइन को अगर ब्रेक करना है तो शिफ्ट प्लस एंड तक ले जाएंगे। शिफ्ट प्लस होम लाइन की शुरुआत तक टेक्स्ट करता है, सेलेक्ट करता है, भी बात सही है। शिफ्ट प्लस डिलीट अंडू कमांड है, गलत है। शिफ्ट प्लस डिलीट से परमानेंट डिलीट हो जाता कोई फाइल होता है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, पहला और दूसरा बन जाएगा। देखिए इम्पोर्टेंट की है, शिफ्ट प्लस एंड से कर्सर से लाइन के एंड तक सिलेक्शन होता है। शिफ्ट प्लस होम से लाइन से स्टार्ट तक सिलेक्शन होता है। अंडो का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड। शिफ्ट प्लस डिलीट कट कमांड का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए शिफ्ट प्लस डिलीट से परमानेंट डिलीट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 शिफ्ट प्लस स्पेस पूरी रो सेलेक्ट करता है, क्या बात सही है, भी बात सही है। अब कंट्रोल प्लस स्पेस से पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता है, भी बात सही है। आपको बता दें जो एक्सेल होता है ना, ऐसे होता है एक्सेल।
आप सबको अगर ये पूरा ये आपका कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है तो क्या शॉर्टकट की दबा के कंट्रोल प्लस स्पेस। अगर ये पूरा रो को सेलेक्ट करना एक ही तो आप कैसे दबाएंगे शिफ्ट प्लस स्पेस और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल और डेटा सॉर्ट करता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो यहाँ पर क्या बात सही है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल डेटा सॉर्ट करता है, ये बात गलत है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। ठीक है, देखिए शिफ्ट प्लस स्पेस पूरी रो को सेलेक्ट करता है, कंट्रोल प्लस स्पेस पूरे कॉलम को। देखिए यहाँ सी फॉर कॉलम सी फॉर कंट्रोल, आप ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल फिल्टर अप्लाई करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है 2025 के एग्जाम में कि फिल्टर का शॉर्टकट की क्या है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल है। शॉर्ट के लिए अलग कमांड होता है, ना कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अगला क्वेश्चन साटा से लिया गया है। ठीक है, अभी आप सब ऊपर पढ़े थे और कर कि साटा पाटा से तेज डेटा ट्रांसफर करता है। तो अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। साटा से पतली केबल का प्रयोग होता है, साटा में पतली केबल और पाटा सीरियल ट्रांसमिशन करता है, बिल्कुल बात सही है। आपको बताते यहाँ पैरल ट्रांसमिशन करता ना कि सीरियल वाले के लिए साटा होता है। ठीक है, तो ये बात गलत है और यहाँ पर केवल कौन सा सही होगा? पहला और सही हो जाएगा। और साटा में पतली केबल का प्रयोग होता है, ये सब वायरलेस होते हैं। ठीक है, तो केवल आपका कौन सा सही हो जाएगा? अगर एक प्रकार से देखें ना तो इसमें पतली केबल भी होता है, वैसे वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, देखिए साटा का डेटा ट्रांसफ़र स्पीड अधिक होता है पाटा से, और साटा में पतली और फ्लेक्सिबल केबल होती है, और पैरेलल कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र के लिए पाटा होता है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए साटा होता है। साटा पाटा से क्या होता है? तेज होता है। और दोनों का प्रयोग कहाँ होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन TDMA CDMA से फिर क्वेश्चन है। देखिए करके TDMA समय को स्लॉट में विभाजित करता है, बिल्कुल बात सही है। CDMA कोड आधारित तकनीकी, ये भी बात सही है। कह रहा कि TDMA और CDMA समान तकनीकी, समान नहीं होता, अलग अलग। इसमें टाइम डिवीजन होता है, इसमें कोड डिवीजन होता है। तो केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। आगे क्या है? देखिए TDMA टाइम स्लॉट पर आधारित होता है, CDMA अलग अलग कोड का प्रयोग करता है, दोनों तकनीकी अलग अलग है। CDMA टाइम पर काम करता है और CDMA कोड पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा कि HTTP वेब प्रोटोकॉल है, बिल्कुल बात सही है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब प्रोटोकॉल होता है। HTTPS सुरक्षित प्रोटोकॉल है, बिल्कुल बात सही। यहाँ जो यस लग गया है, सुरक्षित। अच्छा, इसका पोर्ट नंबर कितना बताए थे? 80, और इसका पोर्ट नंबर 443। FTP का पोर्ट नंबर कितना बताए थे? 21। वेब पेज दिखाने के लिए, ये वेब पेज दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि फाइल को ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, देखिए HTTP वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्रयोग होता है। HTTPS इनक्रिप्टेड और सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, जो पोर्ट 21 का प्रयोग करता है। FTP वेब पेज डिस्प्ले नहीं करता है, बल्कि फाइल को भेजने का प्रोटोकॉल है। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 IoT पर आधारित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 करने से पहले आप सबको बता दें कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, AJTA अन्य कोई एग्ज़ाम UP-SSC के थ्रू जो आयोजित होता, केवल UP-SSC के थ्रू। ठीक है, तो इसके नोट्स के लिए UP GK और कंप्यूटर के डिटेल में नोट्स के लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों
ऐसा नोट्स बनाया गया है, आप नोट्स को कम से कम 3-4 बार ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स लिए हैं, ठीक है? आप सब क्या करें, नोट्स को कई बार पढ़ें और उसके बाद कहीं भी आप टेस्ट दें, ठीक है? आप सबका बहुत सारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है? क्योंकि नोट्स बहुत डिटेल में है। तो आप सब भी अगर नोट्स चाहते हैं तो आप सब कांटेक्ट ज़रूर करें, आप सबकी तैयारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31, देखिए जो एकदम नए-नए स्टूडेंट हैं जैसे लेखपाल के लिए बैठेंगे, ठीक है? उनके लिए भी बहुत अच्छा कारगर होगा और जो पुराने स्टूडेंट हैं आप सबके लिए रिवीजन होगा, नए-नए फैक्ट मिलेंगे, ठीक है? नोट्स में। जो सीडीएमए, टीडीएमए ये सब जो है आपके एकदम पूरा सिलेबस, जो जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनो वाले हैं ना, एकदम पूरा सिलेबस को कवर किया है, एक-एक पॉइंट कवर किया गया है नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 31, आईओटी। आईओटी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, एक आपको मिला था आईआईओटी। आईओटी डिवाइस जैसे आपके जैसे स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, यहाँ सब यूज होता है। यहाँ आई का मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बड़े बड़े कंपनियों में इसका प्रयोग होता है जहाँ बड़े बड़े मशीनें स्वचालित रूप से काम करते हैं। कह रहा कि आईओटी के संबंध में कौन सा कथन मतलब कथनों पर विचार करें। कह रहा कि आईओटी भौतिक वस्तुएं जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़ी होती है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है? आईओटी तकनीकी केवल कंप्यूटर और मोबाइल तक ही सीमित है, ये बात गलत है, ठीक है? केवल जो तकनीकी है कंप्यूटर और मोबाइल तक ही सीमित नहीं है। स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, आईओटी के प्रमुख एग्जाम्पल है। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आईओटी का। देखिए आईओटी में क्या होता है ना, आईओटी में एनर्जी कम लगती है। जैसे आप सब स्मार्ट वॉच है ना, एक बार अगर चार्ज कर लेते हैं अपना घड़ी तो कम से कम 1 हफ्ता तो चलता है, 7 दिन 8 दिन तक बहुत बहुत ऐसे चलता है। तो ये एनर्जी का कम कंजप्शन करता है। आईओटी का अर्थ है रोज़मर्रा की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ना और बहुत ईजी कर देना। इन डिवाइसेज में सेंसर और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। आईओटी केवल कंप्यूटर या मोबाइल तक सीमित नहीं है। स्मार्ट बल्ब हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट फैन हो गया, स्मार्ट हाउस हो गया, है ना? ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? आईओटी के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा कि आईओटी डिवाइस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि स्मार्ट वॉच एक आईओटी डिवाइस है। बिल्कुल बात सही है। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर इंटरनेट से जुड़कर कार्य कर सकता है। बिल्कुल बात सही है ना? जैसे ऑटोमेटिक बंद होना, ऑटोमेटिक चालू होना, ठीक है? तो ये भी बात सही है। जैसे स्मार्ट वॉच है वैसे स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। कह रहा कि साधारण कीबोर्ड को आईओटी डिवाइस कहा जा सकता है। नहीं, साधारण कीबोर्ड को आईओटी आप थोड़ी नहीं कह सकते हैं। तो केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए आईओटी डिवाइस वे होते हैं जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हो गया, स्मार्ट फैन हो गया, स्मार्ट डोर हो गया, है ना? जो दरवाज़ा हो गया, ठीक है? अपने आप खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। स्मार्ट बल्ब हो गया। साधारण कीबोर्ड में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है? तो इंटरनेट से जुड़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा कि ब्लॉकचेन तकनीकी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज तकनीकी है। अब एक क्वेश्चन आप सबका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है, अभी ऊपर ही बताते हैं। ब्लॉकचेन में डेटा ब्लॉक्स की श्रृंखला में संग्रहित होता है या स्टोर होता है, ये भी बात सही है। ब्लॉकचेन में स्टोर डेटा को आसानी से बदला, देखिए आसानी से नहीं, मुश्किल हो जाता है। एक बार डेटा अगर बन जाता है या स्टोर हो जाता है तो उसको आप सब बदलना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला और केवल दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। इसमें डेटा कई कंप्यूटर्स या कह सकते हैं नोड्स में फैला रहता है। डेटा ब्लॉक्स में स्टोर होकर चेन बनाता है।
एक बार डेटा स्टोर होने पर इसे बदलना बहुत कठिन हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा कि साइबर सिक्योरिटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य डेटा और सिस्टम को सुरक्षित करना है, बिल्कुल बात सही है। और वायरस और वार्म साइबर थ्रेट्स के एग्जाम्पल है, ये भी बात सही है। ठीक है। वार्म को आपको बताए थे सेल्फ रेप्लिकेट होता है। साइबर सिक्योरिटी केवल हार्डवेयर से संबंध नहीं, साइबर सिक्योरिटी का अटैक कहाँ पर, सॉफ्टवेयर पर होता है, ना कि हार्डवेयर पर। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और केवल पहला और दूसरा आपका क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। देखिए आगे एक्सप्लेन भी है कि साइबर सिक्योरिटी डेटा नेटवर्क्स और सिस्टम को सुरक्षित रखती है। वायरस और वार्म मालिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से जुड़ी होती है, केवल हार्डवेयर तक ही सीमित नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि फायरवॉल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप सबका गलत नहीं होना चाहिए। फायरवॉल अनधिकृत मतलब अनवांटेड, ठीक है, एक्सेस को रोकने का काम करता है, बिल्कुल बात सही है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में हो सकता है, बिल्कुल बात सही है। फायरवॉल वायरस को स्वयं उत्पन्न, ये बात गलत है, वायरस को थोड़ी ना उत्पन्न करता है, ये तो अनअथराइज एक्सेस को रोकता है। ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट क्या, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है, ठीक है, जो अनअथराइज एक्सेस को रोकता है। यह इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर का काम करता है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। फायरवॉल वायरस नहीं बनाता बल्कि अनअथराइज एक्सेस को रोकता है। अगला क्वेश्चन मैलवेयर के टाइप से लिया गया है। देखिए कह रहा कि मैलवेयर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायरस एक प्रकार का मैलवेयर है, बिल्कुल बात सही है। वार्म स्वयं फैलने वाला मैलवेयर है, अभी आप सबको ऊपर ही जस्ट बताए थे। वार्म क्या होता है ना, सेल्फ रेप्लिकेट होता है। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब ये होता है कि अपने आप क्या करता, फैलता है। MS एक्सेल एक मैलवेयर, देखिए MS एक्सेल एक तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। तो ये तो सबका सही होगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। देखिए मैलवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। वायरस और वार्म दोनों मैलवेयर के प्रकार हैं। वार्म बिना यूजर एक्शन के फैलता, मतलब सेल्फ रेप्लिकेट होता है। MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, बिल्कुल बस इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, याद कर लीजिए। विंडोज और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, ये भी बात सही है। MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात गलत है। MS वर्ड क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी एक फिक्स काम के लिए बनाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यह यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद कराता है। विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। MS वर्ड जैसे MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 38 कर कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप सबका अब सही होना चाहिए। ठीक है। कह कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल बात सही है। और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये भी बात सही है। रैम में डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, संग्रहित मतलब स्टोर। देखिए जो रैम होता है ना, ये टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं, ये परमानेंट मेमोरी होता है। तो जो रैम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर नहीं होता बल्कि अस्थायी रूप से होता है, ये बात गलत है। तो केवल दूसरा आपका सही होगा,
पहला और दूसरा, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप सब यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए रैम में डेटा टेम्परेरी लोड होता है और पावर ऑफ होने पर रैम का डेटा मिट जाता है। रोम में डेटा स्थायी रूप से रहता है और रैम परमानेंट स्टोरेज नहीं है। परमानेंट कौन होता है? रोम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कर के नेटवर्क डिवाइस के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। कर के राउटर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, बिल्कुल बात सही है। और स्विच लैन में डिवाइस को जोड़ता है, बिल्कुल बात सही। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में स्विच यूज होता है। कह के प्रिंटर नेटवर्क डिवाइस का उदाहरण है, ये तो सबका सही होगा। प्रिंटर तो प्रिंट करने का काम करता है, ये तो आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे थर्मल प्रिंटर हो गया, डॉटोमेटिक प्रिंटर, ये सब प्रिंटर के प्रकार हैं। तो तीसरा आपका गलत होगा, पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है नेक्स्ट देखिए, राउटर अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है, इम्पोर्टेंट लाइन है। राउटर क्या करता है? अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। और स्विच लैन में डिवाइस को कनेक्ट करता है। प्रिंट आउटपुट डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस नहीं है। हालांकि नेटवर्क प्रिंटर हो सकते हैं लेकिन मूल रूप से प्रिंट नेटवर्क डिवाइस नहीं है। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि डब्ल्यू और इंटरनेट एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं होता। डब्ल्यू अलग है, इंटरनेट अलग है। डब्ल्यू इंटरनेट की एक सेवा है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला और तीसरा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा कहाँ पर है? पहला और तीसरा तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप सब कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ई पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। डब्ल्यू इंटरनेट पर चलने वाली एक सर्विस है। इंटरनेट और डब्ल्यू समान नहीं होता है। डब्ल्यू वेब पेज एक्सेस करने की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 डिजिटल पेमेंट टूल से लिया गया। कर कि डिजिटल भुगतान प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, बिल्कुल बात सही है। यूपीआई के माध्यम से बैंक खाते से सीधे लेन देन किया जा सकता है, भी बात सही है। यूपीआई लेन देन के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अभी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए आने वाले समय में, अभी आप न्यूज़ भी देखते थे ना, एनपीसीआई ने क्या कहा था कि अब ऑफलाइन के माध्यम से आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये भी हुआ नहीं बट होने वाला है कि आप सिंपल नेटवर्क के माध्यम से भी लेन देन कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों निर्णय लिया जा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कहीं कहीं पे इंटरनेट वीक होता है तो पेमेंट होने में दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, तो अभी तो नहीं हुआ बट होने वाला है। तो बी आपका ऑप्शन होगा, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही था। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है। यूपीआई सीधे बैंक से जुड़ा होता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 डिजिटल वॉलेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि डिजिटल वॉलेट में पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर होते हैं, बिल्कुल बात सही है। और कह रहा कि पेटीएम और फ़ोनपे डिजिटल वॉलेट के एग्जाम्पल है, ये भी बात सही है। डिजिटल वॉलेट का प्रयोग केवल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होता है, ये बात गलत है। केवल शॉपिंग करने के लिए थोड़ी ना, तो बहुत सारा काम है इसका। ठीक है, तो केवल पहला और दूसरा सही बन जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। आगे क्या है देखिए, डिजिटल वॉलेट पैसे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करता है। पेटीएम और फ़ोनपे लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट के एग्जाम्पल हैं। वॉलेट का प्रयोग बिल पेमेंट हो गया, रिचार्ज हो गया, है ना, बहुत सारा जगह यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लिया गया। कह रहा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि डेबिट कार्ड में पैसा सीधे बैंक अकाउंट से कटता है, बात सही है।
और क्रेडिट कार्ड में उधार की सुविधा होती है, ये भी बात सही है। कह रहा कि डेबिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट दी जाती है। देखिए यहाँ डेबिट कार्ड और यहाँ क्रेडिट की लिमिट दी जाती है, बात गलत है। क्यों? पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए डेबिट कार्ड से पैसा सीधे खाते से कटता है, क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दी गई क्रेडिट लिमिट पर काम करता है। डेबिट कार्ड में कोई क्रेडिट सुविधा नहीं होती है, क्रेडिट लिमिट केवल क्रेडिट कार्ड में ही होती है, ना कि डेबिट कार्ड में। ठीक है, तो ऐसे भी आप सबको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। इंटरनेट बैंकिंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड आवश्यक है, बिल्कुल बात सही है। यूजर आईडी भी होता है और पासवर्ड भी होता है। इंटरनेट बैंकिंग केवल बैंक शाखा में प्रयोग, ये बात गलत है, केवल बैंक शाखा में थोड़ी ना प्रयोग होता है। फंड ट्रांसफ़र और बिल पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग से संभव है, ये भी बात सही है, आप सब भी देख रहे हैं। ठीक है, तो केवल पहला और तीसरा सही हो जाएगा, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे क्या देखिए, इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग सेवा है, इसमें लॉगिन के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए। बैंक ब्रांचेस जाना इसमें आवश्यक नहीं होता है। फंड ट्रांसफ़र और बिल पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 कंप्यूटर मेमोरी से लिया गया है। कह रहा कि कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शन को संग्रहित करता है, बिल्कुल बात सही है। मेमोरी ही तो होता है ना जो डेटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। मेमोरी केवल इनपुट डेटा स्टोर, ऐसा बात नहीं है, मेमोरी सब डेटा को एक्सेप्ट स्टोर करती है, तो दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत। कह रहा कि मेमोरी प्रोसेसिंग में सीपीयू की सहायता करती है, ये भी बात सही है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं है पहला और तीसरा, तो कौन सा ऑप्शन आप सब लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ई पर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? सही। आगे क्या देखिए, मेमोरी डेटा और प्रोग्राम दोनों स्टोर करते हैं। मेमोरी केवल इनपुट तक सीमित नहीं होता है, सीपीयू मेमोरी से डेटा लेकर प्रोसेसिंग करता है, इसलिए मेमोरी प्रोसेसिंग में भी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा कि प्राइमरी मेमोरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी, बिल्कुल बात सही। रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये सब कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। और रैम क्या होता है? टेम्परेरी होता है। रोम क्या होता है? परमानेंट होता है। कह रहा कि प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस की जा सकती है, ये भी बात सही है। प्राइमरी मेमोरी किसके द्वारा सीधे एक्सेस होती है? सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, कह रहा है कि हार्ड डिस्क प्राइमरी मेमोरी। देखिए हार्ड डिस्क होते हैं, पेन ड्राइव होते हैं, है ना, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं, ना कि प्राइमरी मेमोरी। तो तीसरा गलत है और पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? ऑप्शन सही बन जाएगा, ऑप्शन बी। आगे क्या देखिए, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं। सीपीयू सीधे प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है। ठीक है, अच्छा सबसे फास्ट मेमोरी क्या बताते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कैसे, है ना, कैसे के बाद रैम रोम, उसके बाद सेकेंडरी। और जो सबसे तेज़ होगा उसका स्टोरेज क्षमता सबसे कम होगा। जैसे रजिस्टर सबसे तेज़ है, कैसे सबसे तेज़ है, इसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम होगी और महंगी भी होती है। ठीक है, कह रहा कि रैम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि रैम वोलेटाइल मेमोरी है, अब तो आप सबको एकदम रट उठा होगा, बिल्कुल बात सही है। पावर ऑफ होने पर रैम का डेटा नष्ट हो जाता है, ये भी बात सही है। रैम अस्थाई स्टोरेज प्रदान करता, अस्थाई नहीं होता है, ऊपर ये क्या होता है? टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। यहाँ पर भी देखिए दूसरा तो सही है आप। ठीक है, तो पहला दूसरा नहीं है, तो किस ऑप्शन पर जाएंगे? ई ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई ऑप्शन है सही। रैम क्या होता है? वोलेटाइल होता है, पावर बंद होने पर डेटा इसमें से मिट जाता है। रैम परमानेंट स्टोरेज नहीं होता बल्कि टेम्परेरी होता है।
ठीक है। परमानेंट वाला कौन होता है? रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे कि रोम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे कि रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, बिल्कुल बात सही है, अभी आप सब ऊपर भी पढ़े हैं। रोम में सिस्टम बूटिंग से संबंधित निर्देश होते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब बूटिंग प्रोसेस होता है ना तो सारा का सारा डेटा कहाँ पर स्टोर हो जाता है? रोम में हो जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और रोम में डेटा को आसानी से बदला जा सकता है, ये बात गलत है। इसमें डेटा केवल पढ़ा जा सकता है। देखिए रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा पढ़ सकते हैं बट आसानी से बदल नहीं सकते हैं। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही। यहाँ पर भी देखिए पहला दूसरा नहीं है तो किस ऑप्शन पर जाएंगे? ई ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर भी ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए रोम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है, ठीक है। और रोम में बायोस या फर्मवेयर स्टोर होता है। और रोम का डेटा आसानी से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कैशे मेमोरी से। कह रहा कि कैशे मेमोरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि कैशे मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी के बीच होता है, ये भी बात सही है। कैशे मेमोरी बहुत तेज़ होती है, ये भी बात सही है, लेकिन रजिस्टर से कम। अगर रजिस्टर नहीं तो सबसे तेज़ आप कैशे मेमोरी बताएंगे, ठीक है। और कैशे मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल है, गलत है। ये सब प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर, रैम, रोम, है ना, ये सब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो केवल पहला सही है और दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा, तो यहाँ पर भी पहला दूसरा नहीं है तो किस ऑप्शन पर जाएंगे? आपसे ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा सही है। आगे क्या देखिए, कैशे मेमोरी सीपीयू के पास होती है, यह फ्रीक्वेंटली यूज डेटा स्टोर करती है। कैशे मेमोरी की स्पीड बहुत अधिक होती है। यह सेकेंडरी मेमोरी नहीं है बल्कि किस मेमोरी का हिस्सा आता है? प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे एसडी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया ना। अगला क्वेश्चन कह रहा कि वर्चुअल मेमोरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, अगर आप सब देखे होंगे तो मेमोरी लगभग आपका एकदम क्लियर हो गया होगा आप, ठीक है। चाहे जो मेमोरी हो, चाहे प्राइमरी मेमोरी में जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ से आप सबका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर अब हो गया होगा। अब अगला मेमोरी वर्चुअल मेमोरी, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है। वर्चुअल मेमोरी रैम की कमी को पूरा करता है, बिल्कुल बात सही है। जैसे मान लेते हैं आपका रैम है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। रैम आपका मान लेते हैं 4 GB का है, मान लेते हैं फुल हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो आपका स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी का होता है ना, कुछ हिस्सा ले लेता है, इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। पहले 4 GB था, मान लेते हैं 2 GB इसका ले लिया, आप 6 GB हो गया। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का उपयोग करती है, बात सही है, ठीक है। किसका यूज करता है? हार्ड डिस्क, मतलब सेकेंडरी मेमोरी का यूज करता है। तो हार्ड डिस्क भी तो सेकेंडरी मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी सीपीयू की स्पीड बढ़ा देती है। देखिए ये सब करने से सीपीयू के मान पर इफेक्ट नहीं पड़ता, बढ़ाता नहीं है, बल्कि थोड़ा कम भी हो जाता है। तो क्या हो गया आपका? पहला और दूसरा सही है, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। आगे क्या है वो देखिए, वर्चुअल मेमोरी रैम का एक्सटेंशन होता है, यह हार्ड डिस्क के भाग का उपयोग करता है। हार्ड डिस्क कहिए चाहे सेकेंडरी मेमोरी कहिए, वर्चुअल मेमोरी स्पीड नहीं बढ़ाती है, यह केवल मेमोरी मैनेजमेंट तकनीकी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको करने से सीपीयू की स्पीड बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 प्रिंटर से लिया गया है। कह रहा कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल। प्रिंटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल बात सही है। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, ये भी बात सही है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस है। देखिए पहले में आउटपुट बोला, तीसरे में इनपुट बोला, तो इनपुट नहीं होता। इनपुट में कौन कौन होता है? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, ये सब कौन से डिवाइस है? इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो केवल पहला और दूसरा सही होगा। पहला दूसरा कहाँ पर है? बी ऑप्शन पर। देखिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, यह डिजिटल डेटा को पेपर पर प्रिंट करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के दो प्रकार हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है
वो नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है। आगे क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताना है। ठीक है, कह रहा कि इम्पैक्ट प्रिंटर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रिंटर के प्रकार है, जैसे मान लेते प्रिंटर है तो एक आपका होगा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता नॉन इम्पैक्ट। तो यही इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताना है। कह रहे कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल बात सही है। इम्पैक्ट प्रिंटर में नॉइस अधिक होता है, ये भी बात सही है। कह रहे कि लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट, अभी जस्ट ही आप सबको ऊपर बता है, जो लेजर प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो केवल पहला और दूसरा सही होगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए जब आप सबको एकदम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पता होगा तब आप सब ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके लिए जब आप सब प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियो बनाया गया, लगभग 19 वीडियो है एक प्ले लिस्ट में, आप सब ज़रूर उसको देखें। और प्ले लिस्ट आप सबका 2025 वाला बना है, उसे भी आप सब देखें, उसमें लगभग 112 वीडियो है, मैराथन भी है। ठीक है, आप सबका कंप्यूटर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर पर स्ट्राइक करके प्रिंट करता है और डॉट मैट्रिक प्रिंटर इसका एग्जाम्पल है। इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज़ अधिक होता है और लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 क्या है क्वेश्चन, अब की बार नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताना है। ठीक है, कह रहे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल बात सही है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, अभी जस्ट ऊपर ही आप सब पढ़े हैं, ये भी बात सही है। कह रहा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर पर स्ट्राइक होती है, नहीं इसमें पेपर पर स्ट्राइक नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात गलत है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा तो नहीं है, तो किस ऑप्शन पर जाएंगे, ई ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, पहला और दूसरा नहीं सही है तो ई ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिना स्ट्राइक के प्रिंट करता है, इंकजेट और लेजर इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें नॉइस कम होता है। ठीक है, पेपर पर डायरेक्ट हिट नहीं करता है। ये सब जो प्रॉपर्टी है ना, आप सबको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो खूब कन्फ्यूजन आप सबको होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बना दिया गया है लेजर प्रिंटर पर ही, तो लेजर प्रिंटर के बारे में आप सबको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। देखिए लेजर प्रिंटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि लेजर प्रिंटर में टोनर का प्रयोग होता है, बिल्कुल बात सही है। टोनर किस एग्जाम में पूछा गया है, टोनर का प्रयोग किस में होता है, लेजर प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक्स टेक्निक पर काम करता है, ये भी बात सही है। लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर, अभी जस्ट आपसे ऊपर पढ़े हैं कि लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, तो तीसरा आपका गलत है, तो पहला और दूसरा। देखिए इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब एकदम कॉपी पर एकदम टच करके प्रिंट करना, इम्पैक्ट का मतलब कॉपी को टच ना करना। ठीक है, दूर से ही उस पर छाप देना। देखिए लेजर प्रिंटर टोनर पाउडर का प्रयोग या उपयोग करता है, यह इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक्स प्रक्रिया पर आधारित होता है। लेजर प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर लिक्विड इंक का प्रयोग करता है, बिल्कुल बात सही है। इंकजेट प्रिंटर किसका प्रयोग करता है, इंक का प्रयोग करता है। आगे क्या है कि इंकजेट प्रिंटर फोटो प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त, बिल्कुल बात सही है, जैसे फोटो प्रिंटिंग करता है। कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर केवल ब्लैक कलर, ऐसा नहीं केवल ब्लैक ही कलर करता है। ठीक है, तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्या है देखिए, इंकजेट प्रिंटर लिक्विड इंक का प्रयोग करता है, यह कलर और फोटो प्रिंटिंग में अच्छा होता है। इंकजेट प्रिंटर कलर प्रिंटिंग भी करता है, ना कि ब्लैक एंड वाइट। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा कि प्रिंटर रिवोल्यूशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि प्रिंटर रिवोल्यूशन DPI में मापा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जो प्रिंटिंग का कैसे आप समझेंगे कि बहुत बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट किया, बहुत लो क्वालिटी, तो DPI बताता है, डॉट पर इंच। ठीक है, तो पहला तो सही है। DPI का अर्थ है डॉट पर इंच, ये भी बात सही है, अभी ऊपर ही बता दिए।
DPI कम होने पर प्रिंट क्वालिटी बेहतर होती है। अभी आपको बताएं जस्ट ना कि कौन सा प्रिंट एकदम अच्छा है, कौन सा एकदम प्रिंट खराब है, DPI बताता है, डॉट पर इंच। अगर DPI जितना ज़्यादा होगा प्रिंट का क्वालिटी उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा कम होने पर प्रिंट क्वालिटी बेहतर नहीं, कम होने पर प्रिंट का क्वालिटी एकदम खराब हो जाता है। तो पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप सब कब कर पाएंगे, जब आप सब डिटेल में पढ़े रहेंगे, ठीक है, इसके बारे में अच्छे जानकारी होगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन से आप सब एकदम भरे रहेंगे। प्रिंटर रेवोल्यूशन को DPI में मापा जाता है। DPI का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, डॉट पर इंच। DPI जितना अधिक होगा प्रिंट का क्वालिटी उतना ही अच्छी होगी, ठीक है। आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा कि प्रिंटर स्पीड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि प्रिंटर स्पीड PPM में मापी जाती है। जो प्रिंट का स्पीड है क्या PPM में मापी जाती है, बिल्कुल बात सही है। PPM का पूरा नाम क्या है, पेज पर मिनट, ये भी बात सही है, ठीक है। अच्छा कि कोई प्रिंटर 1 मिनट में कितना फ़ोटो छापता है, प्रिंट करता है, वो इसकी मतलब क्या बताएगा, उसका स्पीड बताएगा। कह रहा है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर की स्पीड सबसे अधिक होती है, बात गलत है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की स्पीड सबसे अधिक नहीं होती है, तो यहाँ पर बी आपका ऑप्शन बन जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। देखिए प्रिंटर स्पीड को PPM में मापता है। PPM का मतलब पेज पर मिनट, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर स्लो प्रिंटर होता है। और सबसे तेज प्रिंटर क्या माना जाता है, लेजर प्रिंटर माना जाता है। जो कि लेजर प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 ऑल इन वन प्रिंटर। कर कि ऑल इन वन प्रिंटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर कि ऑल इन वन प्रिंटर प्रिंट भी करता है, स्कैन भी करता है, कॉपी भी करता है, तभी तो इसका नाम ऑल इन वन है, बिल्कुल बात सही है। ऑल इन वन प्रिंटर केवल प्रिंटिंग के लिए, ये बात गलत है, केवल प्रिंटिंग थोड़ी नहीं करता है। ऑल इन वन प्रिंटर घर और ऑफिस में इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी बात सही है, सही है, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो बी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए ऑल इन वन प्रिंटर मल्टी फंक्शन डिवाइस होता है। यह प्रिंट भी करता है, स्कैन भी करता है, कॉपी भी कर सकता है। यह प्रिंटिंग तक सीमित नहीं है, इसको होम हो गया, ऑफिस हो गया, कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा कि थर्मल प्रिंटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थर्मल प्रिंटर हीट का प्रयोग करता है, नाम ही है थर्मल प्रिंटर, सही है। थर्मल प्रिंटिंग बिलिंग और रिसिप्ट में उपयोग होता है, अभी आप सबको ऊपर ही बताए थे, ठीक है। जैसे बस कंडक्टर हो गया और पेट्रोल पंप पर हो गया, ठीक है, यूज होता है। थर्मल प्रिंटर इंक कार्ट्रिज का प्रयोग करता है, ये बात गलत है, ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा सही होगा, और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। देखिए थर्मल प्रिंटर हीट आधारित तकनीकी पर काम करता है। यह रिसिप्ट और बिलिंग में प्रयोग होता है, और जैसे आप सबके घरों में जो लाइन मैन आता है ना, लाइट का बिल निकालने के लिए, वही बिलिंग। थर्मल प्रिंटर इंक का प्रयोग नहीं करता है, यह स्पेशल थर्मल पेपर का प्रयोग करता है। जैसे मोम पेपर होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, मोम पेपर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सब इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक आप सब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सबका लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है। देखिए ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड पेमेंट सिक्योरिटी बढ़ाता है, बिल्कुल बात सही है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत अधिक सुरक्षित होता है, ये भी बात सही, सुरक्षित माना जाता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। आगे क्या है, पासवर्ड शेयर करना सुरक्षित तरीका है, पासवर्ड को कभी शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तो ई ऑप्शन होगा यहाँ पर, पहला और दूसरा नहीं है, तो ई आप ऑप्शन पर जाएंगे। देखिए तो OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर होती है,
पासवर्ड शेयर करना सुरक्षित नहीं होता बल्कि असुरक्षित होता है। दोस्तों ये सेशन आप सबको कैसा लगा, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऐसे आप सबको मैराथन करवाते रहेंगे, रिवीजन आप सबका होता रहेगा, ठीक है। आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।